जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कक्षा एकादश की क्लास में भैया आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रतिदिन की बात ही आपका कार्य डेली चल रहा है भाई। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा लेसन चल रहा है 4। लेसन नंबर 4 है एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत। जंतु जगत देखिए भाई, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका। और अगर बायोलॉजी में आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। तो इसलिए बायोलॉजी को अच्छे से जानने के लिए आपको जंतु जगत को जानना पड़ेगा। इसमें हम पहले ही आपको 4 संघ करा चुके हैं, यानी जंतु जगत 4 करा दिए हमने। जंतु का एक बहुत बड़ा विशालकाय जगत है, ठीक है भाई। जंतु जगत में सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बड़े छोटे, एक कोशी के या बहुकोशी के जितने भी जंतु हैं, जो जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, जो कुछ ना कुछ गति जरूर करते हैं, ठीक है, जीवन की सभी क्रियाओं को करते हैं, वे सभी जंतु कहलाएंगे, ठीक है भाई। आपको पता है जीव विज्ञान की एक शाखा है जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम ये सभी इन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है वो है संघ निमेटोडा से। संघ निमेटोडा क्या होता है, यानी इस संघ में कैसे जीव आते हैं, या निमेट हेलमंथीज भी सही बोलते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो आपको इन चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ भी बताएंगे। आप अपनी सभी पीडीएफ खोलेंगे, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलेंगे। पीडीएफ में लेकर चलने का मतलब है कम समय में अधिक समझना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतना समय नहीं है कि आप अपनी कॉपी में से लिखो, नोट्स बनाओगे पर्टिकुलर। तो नोट्स बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप लोग जो मैं आपको पीडीएफ करा रहा हूँ, इस पीडीएफ में से आपको अधिक से अधिक समझाया जा सकता है कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए भाई, ये जो जीव आप देख रहे हो स्क्रीन पे भाई, ये है भाई बोचरेरिया, ये है एनसाइलोस्टोमा। ये निमेट हेलमंथीज के जीव हैं। इनकी स्ट्रक्चर को आप स्पष्ट रूप से पहले देखेंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से देखोगे तभी आप इनकी विशेषताओं को, यानी इनके जो लक्षण हैं मुख्य, उनको लिख सकते हो। इनकी संरचना देखिए कैसी है भाई, संकरी है, ठीक है, आगे से नुकीले सिरे हैं इनके दोनों ही, और लंबी बेलनाकार संरचना है, गोलाकार संरचना है, कर्मी के समान है, ठीक है। तो इस तरह की विशेषताएं हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। कुछ विशेषताएं तो ऐसी हैं जो हमें देखने से ही पता चल जाती है, लेकिन कुछ के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वे जो लक्षण हैं उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। इसे देखें आप, संघ निमेट हेलमंथीज के प्रमुख लक्षण। इनका शरीर सफ़ेद, गुलाबी या चमकदार होता है। चमकदार मतलब जैसे केंचुए होते हैं ना, केंचुए के शरीर पर क्यूटिकल की त्वचा पाई जाती है, जिस कारण वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला नज़र आता है, ठीक है। ऐसा लगता है जब मानो ये भीगा हुआ हो, जैसे इस पर कोई लिक्विड मटेरियल डाल दिया हो, ऐसे वो कैसे होते हैं भाई, चमकदार से नज़र आते हैं। कैसे रंग के होते हैं, सफ़ेद, गुलाबी। द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब आपको पता ही है, यानी यदि दोनों भागों में से समान बांटा जाए, विभक्त किया जाए तो बराबर बढ़ जाता है, तो इसलिए द्विपार्श्व सम्मति पाई जाती है। शरीर अविभाजित होता है, खंड विहीन होता है, मतलब इन्हें खंडों खंडों में बटा हुआ नहीं होता। लंबा होता है, पतला, बेलनाकार और तकुए की आकृति का होता है। तकुआ आपने देखा होगा, तकुआ पहले आता था चरखे में, जो सूत काटने वाले चरखे हुआ करते थे उनमें तकवे आया करते थे, जो सिरों पर से तो नुकीले होते थे किंतु बीच में से मोटे होते थे, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया है आपको। दोनों किनारे संकरे, नुकीले। तो जो नुकीले सिरों वाले होते हैं, दोनों ही सिरों पे से नुकीले होते हैं, वे संकरे कहलाएंगे। देखिए जैसे ये पेन है भाई, दोनों सिरे थोड़े, ये थोड़ा नुकीला है, यदि दोनों ही नुकीले हों तो ये क्या कहलाएगा, कौन सी आकृति कहलाएगी, तकवे की आकृति कहलाएगी, ठीक है। आगे देखिए, पाचन नली सीधी होती है क्योंकि लंबा शरीर है। मुख अग्र सिरे पर, एक सिरे पर होता है, नुकीले सिरे पर स्थित होता है। ये एक लिंगी होते हैं, मतलब या तो नर ही होते हैं या फिर मादा ही होते हैं, मतलब एक जीव के अंदर एक लिंग उपस्थित होता है, या तो नर या मादा। नर में मादा अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, एस्केरिस, ठीक है भाई, लुम्बर वाइड्स और चुन्ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताए थे एनसाइलोस्टोमा भी और बोचरेरिया भी इसके एग्जाम्पल हैं। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है भाई। अब आगे चलते हैं, संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा के जीव कौन होते हैं भाई, देखिए, ये बरसात के दिनों में निकलते हैं जब बारिश होती है। ये भूमि के अंदर रहने वाले जीव हैं, ठीक है भाई, बिलों में रहते हैं। तो ये या फिर दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ, जोंक, ये सभी हिरोडनेरिया,
ये इसी के जीव हैं भाई। तो ये भूमि में रहते हैं अंदर बिल बना करके, ठीक है। ये भी, इनका भी शरीर कर्मी के समान ही होता है। देखिए, संसार भर में गीली मिट्टी, ये संसार भर में पाए जाते हैं। गीली मिट्टी, जल में और बिलों में रहने वाले जीव हैं। बिलों में रहने वाले जीव हैं, परजीवी हैं। इनका शरीर कोमल, लंबा और बेलनाकार व कर्मियों के समान होता है। कर्मी मतलब कीड़ों के समान होता है। शरीर समखंडों में विभक्त होता है, यानी चूड़ी के समान इन पर खंड पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये थोड़े खिसक खिसक कर हल्के आराम आराम से धीरे धीरे रेंग सीखे चलते, ठीक है भाई। तो वो खंड यानी खंडों में बटा हुआ होता है। शरीर त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों का बना हुआ होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी 3 स्तरों का बना हुआ होता है, ठीक है भाई। क्योंकि 3 भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, यानी जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है यदि वो मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखना, यदि वो मल्टी सेलुलर है तो वो किससे फॉर्मेशन हो सकता है, यानी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती हैं भ्रूणीय अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं भाई? भ्रूणीय अवस्था, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती हैं। सभी जीवधारी के 3 जनन स्तर होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके 2 जनन स्तर होते हैं। तो 3 परतें होती है। एक तो होती है एक्टोडर्म, नंबर 2 मेसोडर्म, ध्यान रखना, और नंबर 3 होती है एंडोडर्म। तो इन तीनों जनन स्तरों से इनकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो संघ एनिलिडा, यानी फाइलम जो एनिलिडा है उसके जीव भी तीनों जनन स्तरों से बने होते हैं। इनके शरीर के अंदर एक गुहा होती है जिसे मियोसील बोलते हैं, जिसके अंदर रुधिर भरा रहता है। ध्यान रखनी है, इनके रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि रेड कलर का इनका रुधिर होता है। तो रेड कलर पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें किसकी प्रेजेंस होती है? आयरन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब देखिए, द्विपार्श्व संमित होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, यानी परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, और बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का क्योंकि बंद गुहा में इनका रुधिर पाया जाता है। इनमें रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है भाई। किंतु इनमें क्या होता है भाई? हर्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, इनमें कोई भी हृदय नहीं होता। बस ये है कि बंद गुहा के अंदर होता है, तो इसलिए बंद प्रकार का कहलाएगा। कैचुआ, भारतीय जो, किसके एग्जाम्पल? अब बात करते हैं भाई संघ ऑर्थोपोडा। संघ ऑर्थोपोडा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संघ है भाई, यानी पूरे वर्ल्ड का जंतु जगत में यदि बात करते हैं, जंतु जगत में जितने भी संघ हैं उन संघ में सारों में जो सबसे बड़ा संघ माना जाता है वो ऑर्थोपोडा का माना जाता है। क्योंकि संघ वही बड़ा माना जाएगा जिसमें उपस्थित जीवों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। जितनी तादाद जिसकी होगी उतनी ही जैव विविधता होगी, यानी इसकी जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होती है। जैव विविधता यानी संघ ऑर्थोपोडा में उपस्थित जीव अलग अलग आकृति के, अलग अलग तरह के होते हैं। और ऑर्थोपोडा आपको बता दूं, कीटों का संघ कहलाता है, यानी कीट जगत, ठीक है। इस संसार में सबसे ज़्यादा यदि तादाद है तो वो किसकी है भाई? कीटों की है। ध्यान रखना आप, कीट संसार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सूक्ष्म कीटों से लेकर के बड़े कीटों तक। जैसे कि आप देख सकते हैं केकड़ा, मक्खी, मच्छर, ये सब इसी में आते हैं ऑर्थोपोडा में ही। चींटी, ठीक है, मधुमक्खी, तितली, टिड्डे, ये सब इसी में आते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा संघ है, इसमें कीटों की सर्वाधिक जातियाँ होती हैं। आगे चलते हैं, देखिए भाई संघ ऑर्थोपोडा के लक्षण। ऑर्थोपोड्स हर स्थान, जैसे थोड़ा वर्ड में मिस्टेक हो सकती है नोट्स में। ऑर्थोपोड्स हर स्थान जैसे भूमि पर, जल में पाए जाते हैं। कुछ एकल होते हैं तथा कुछ सामूहिक होते हैं। एकल और सामूहिक का आपको पता है। एकल मतलब अकेले जीवन यापन करने वाले, या फिर समूह में पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं,
ठीक है। इनका शरीर सम खंडों में विभाजित होता है, समान खंडों में बटा हुआ होता है इनका शरीर, यानी लगभग 2-3 खंड पाए जाते हैं कुछ जीवों में, कुछ में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। उपांग किन्हें कहते हैं? शरीर पर उपस्थित पार्श्व में यानी बराबर में निकले उपांग, जैसे इनके पैर, हाथ या शरीर पर मैंडिबल्स वगैरह निकले रहते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूँ उपांग की, तो ये आप देख रहे हैं कान खजूरा, ये मैंडिबल्स निकले हुए हैं, ये इसके उपांग हैं सारे के सारे। ये उपांग हैं भाई शरीर पर उपस्थित अंग, तो उपांग कहलाएंगे, ध्यान रखना आप। अब यहीं पाए जाते हैं। शरीर पर काइटिन का बना कंकाल होता है। मानो ऐसा लगता है जैसे ये कोई आर्टिफिशियल वस्तु हो। ठीक है। तो ये काइटिन का बना हुआ कवच होता है। कॉकरोच के ऊपर भी काइटिन का बना हुआ है, यानी कीटों का शरीर काइटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, आपको ध्यान रखना है। काइटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है कीटों का शरीर, जितने भी कीट हैं इनका शरीर त्रिस्तरीय बात वहीं आ जाती है घूम फिर के। कितने जनन स्तर होते हैं जीवों के शरीर के? 3। तो उन 3 जनन स्तरों से बना होता है। त्रिस्तरीय का मतलब है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तथा सिर, वक्ष वह उदर में विभाजित होता है, यानी इनके शरीर पर सिर भी होता है, वक्ष गुहा होती है और उदर भी होता है, जिन पर उपांग उपस्थित होते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष व उदर गुहा में विभक्त होता है, ये बात बताई थी। बिच्छू, केकड़ा, टिड्डा, झींगा और सभी कीट इसके एग्जाम्पल है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ भाई, ये इसका डायग्राम है। ठीक है। तो ऐसे आपको अपने कार्य को लेकर के, अब देखिए हमारा जो अगला संघ है भाई, संघ है मोलस्का। मोलस्का का मतलब होता है कोमल शरीर वाले, यानी जिन पर कवच होता है लेकिन वे कोमल शरीर के होते हैं। कवच के अंदर ही अपनी सुरक्षा करके रखते हैं, यानी कवच इनके शरीर का एक अभिन्न अंग होता है जिसके अंदर ही अपनी सुरक्षा के लिए रहते हैं। कोमल शरीर वाले अर्ध पारदर्शक लिफाफे नुमा आवरण से ढके, लिफाफे नुमा मतलब एक कवच के अंदर ढके जलीय जीव होते हैं। इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। आपने देखा होगा घोंघा, सीपी, कोड़ी, ठीक है। तो मतलब शंख वाले जीव, जिससे शंख बनता है, वो इसी शंख का जीव है। प्रमुख लक्षण देख सकते हैं इसके। कुछ सदस्य नम भूमि में रहते हैं, कुछ लवणीय मतलब समुद्र के जल में, तथा अधिकांश समुद्री होते हैं, और कुछ चट्टानों पर चिपके रहते हैं, यानी पुरानी चट्टानें जो होती हैं, पहाड़िया क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर चिपके रहते हैं। इनका शरीर कोमल होता है, गीला सा होता है और अखंडीय होता है, मतलब खंडों में बटा हुआ नहीं होता, और 3 स्तरों का बना होता है। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म का बना होता है। कुछ जीव कुंडलित भी होते हैं। कुंडलित होने का मतलब है कुंडलित अवस्था में रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं। कुछ सदस्यों में शरीर मूल रूप से द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी शरीर में क्या होती है भाई? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। उत्सर्जन गुर्दों द्वारा होता है, यानी इनमें किडनी होती है, और लैंगिक जनन होता है। ठीक है भाई। जनन भी इनमें कैसा होता है? लैंगिक जनन होने का अभिप्राय ये है कि इनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं। तो यानी यहाँ से ये पता लगता है कि ये एक लिंगी जीव है। कैसे जीव है? एक लिंगी जीव है, यानी जो मोलस्का के जीव होते हैं उनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें जनन भी होता है। और उत्सर्जन यानी बेकार पदार्थ को जो बाहर निकालते हैं, गुर्दों द्वारा निकालते हैं। सीपिया, पाइला और ऑक्टोपस, यूनियो इसी के जीव हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसका डायग्राम जो आपके सामने है, ये है आपका जो घोंघा है उसका चित्र है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो जीव है अंत में क्या बनाता है भाई? शंख बनाता है। क्या बनाता है? शंख बनाता है। अब देखिए आगे चलते हैं भाई। शंख इकाइनोडर्मिटा 9 नंबर वाला है। प्रमुख लक्षण देखिए इसके। तो इसके भी सभी सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, गोल होते हैं और अखंडित होते हैं, नालाकार या तारे के समान भी होते हैं। ठीक है। इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का बना होता है। इनमें जो प्रचलन होता है, प्रचलन मतलब गति करना, हम तो यदि बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य प्रचलन अपने पैरों द्वारा करता है। ठीक है। जानवर अपने पैरों द्वारा करते हैं। तो इनमें प्रचलन किसके द्वारा होता है भाई? छोटे छोटे खोखले प्रवर्धों यानी नालपादों के समान द्वारा होता है। नालपाद इनमें पाए जाते हैं, उनके द्वारा ही गति करते हैं। श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और जनन जल द्वारा होता है, यानी इनमें जल में ही ये क्रियाएं होती हैं। श्वसन भी जल में से करते हैं ही, उत्सर्जन भी जल के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। यानी जल में छोड़ते हैं अपना वेस्ट मटेरियल, और जल के द्वारा ही वो बाहर निकलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। पोषण, जल में उपस्थित घुले हुए जो या जल में पाए जाते हैं छोटे छोटे जीव, इनका भोजन होते हैं। जनन भी ये जल के द्वारा ही करते हैं। तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी
अंग जो होते हैं वे अल्प विकसित होते हैं, जो संवेदनाएं ग्रहण करने वाले होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते। और जनन मुख्यतः लैंगिक होता है। लैंगिक होने का मतलब यहाँ आपको पता ही चल गया, नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं, दोनों के ही संयोग से नए अपने बच्चे को ये जन्म देते हैं। ठीक है, स्टार फिश इसका बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है भाई। स्टार फिश का आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये आपने देखी भी होगी, आपने टीवी चैनल वगैरह डायग्राम वगैरह देखे होंगे। तो ये स्टार फिश होती है, यही इसकी जीव है, यानी ये एक लिंगी जीव है, नर और मादा। ये यहाँ इसका यदि बात करते हैं, ये तो इसका एनस पार्ट है, यानी इसके द्वारा तो करते हैं ये उत्सर्जन, बेकार पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और ये इसका है भाई यहाँ बीच में बिल्कुल, ये माउथ है इसका, इसके द्वारा ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो यानी यहीं से खाते हैं ये और इसी क्षेत्र से निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये भुजाएँ हैं इसकी, ये स्पाइंस पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये सब भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, संघ कोर डेटा। देखिए संघ कोर डेटा हम आपको नई वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, आज तक आपको इतना ही कार्य रखना है भाई, जितना भी कार्य आपको कराया जा रहा है आप पूर्ण लगन और मेहनत निष्ठा भावना के साथ में आप सारे कार्यों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, वीडियो को कई बार देखें। ठीक है, यदि एक बार समझ में नहीं आती 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स लिख करके डाल सकते हैं। वीडियो को जितना शेयर करोगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, विद्यालय में जा नहीं सकते हैं, तो उन्हें वीडियो आप शेयर करें ताकि वे भी इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, अब नई वीडियो में मिलेंगे। अब मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।